हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या नाम है? बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू जो इस यूनिट से हैं। बट आज वाली वीडियो में मिलेंगे आपको 1 to 50 क्वेश्चंस। तो अगर आपको आने वाली वीडियो के लिंक्स भी चाहिए, अगर आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो पब्लिश हो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सेकेंडली, अगर वीडियो लाइक करते हैं तो मतलब अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस टॉपिक पर मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा है इसने, तो इसका आंसर हमें पता है F.W. टेलर। F.W. टेलर। Taylor developed the principles of scientific management to improve efficiency and productivity and organization. Organization की productivity और efficiency को बढ़ाने के लिए टेलर ने क्या किया था? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डेवलप किया था, इसलिए उनको कहा जाता है हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा काम मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता है? प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इनोवेटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, इनोवेटिंग। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर, अब इसने बताया कि प्राइमरी फंक्शन होते कौन कौन से हैं? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइज करना, लीड करना एंड कंट्रोल करना। तो इनोवेटिंग जो है वो फंक्शन नहीं होता है मैनेजमेंट का, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे पता चल जाता है कि हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा वो इंक्लूड करता है? अथॉरिटी एंड लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। फ्योल एम्फेसाइज दीज प्रिंसिपल एज फंडामेंटल टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। जो 14 प्रिंसिपल दिए थे ना, उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जरूरी है प्रिंसिपल किसके लिए? इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। अब इसमें हम समझ लेते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी आपका एम्प्लॉय है उसको क्या करना, आप अथॉरिटी दीजिए, उसके अंदर कुछ पावर दीजिए और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल भी बनाइए उसको। ठीक है। सेकंड है डिवीजन ऑफ वर्क, कोई भी काम है सारे काम एक बंदे को ना दे करके उसको डिवाइड कर दीजिए ताकि वो अपने अपने एरिया में स्पेसिफिक हो जाए, स्पेशलाइज्ड हो जाए, तो वो काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, किसी भी एक पर्सन के ऊपर कमांड देने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए। अगर कमांड अलग अलग एरिया से अलग अलग पर्सन से मिलती है तो वो बंदा पजल हो सकता है, काम करने में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड होनी जरूरी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडरशिप स्टाइल फोकस ऑन गिविंग एम्प्लॉयज फुल कंट्रोल एंड मिनिमम सुपरविजन? मतलब ऐसा कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसके अंदर एम्प्लॉयज को फुल कंट्रोल, मतलब कि उनको आजादी दे दी जाती है और उनके ऊपर सुपरविजन कम रहता है? तो आजादी के लिए ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, ब्यूरोक्रेटिक। तो ऑप्शन रहेगा लेजिस्फेयर, मतलब फ्री छोड़ना। तो लेजिस्फेयर लीडरशिप अलाउज एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। कि लेजिस्फेयर के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयज के अंदर ही पावर दी जाती है, एम्प्लॉयज को ही पावर दी जाती है कि वो अपने डिसीजन खुद मेंटेन कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। What is the primary focus of management by objective? MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो फोकस क्या होता है? टास्क डेलीगेशन, गोल अलाइनमेंट, ऑपरेशनल कंट्रोल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो देखिए ऑब्जेक्टिव होना और किसी का गोल होना ये सेम बात है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि हम जो भी मैनेजमेंट करेंगे उसको अपने गोल्स के साथ अलाइन करके मैनेज करना पड़ेगा, तो गोल अलाइनमेंट उसका प्राइमरी फोकस रहेगा। एमपीओ एम्फेसाइज सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स कोलैबोरेटिवली विद एम्प्लॉयज एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस। मतलब स्पेसिफिक गोल्स होते हैं वो भी एम्प्लॉयज को साथ लेकर के सेट किए जाते हैं और उनकी प्रोग्रेस को भी ट्रैक किया जाता है। ठीक है, तो गोल्स को साथ लेके चलना है मैनेजमेंट में। Which of the following theories is associated with अब्राहम मास्लो? अब्राहम मास्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी? हायरार्की ऑफ नीड, हायरार्की थ्योरी जो थी वो थी अब्राहम मास्लो ने दी थी।
तो मास्लोस थ्योरी आउटलाइंस अ हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की दी थी, 4 टाइप की हायरार्की थी, 4 लेवल की, जहां पे स्टार्टिंग में फिजियोलॉजिकल मतलब कि जो रोटी कपड़ा मकान हमारे लिए जरूरी है से लेकर के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हम हमारे लिए सोचने लग जाते हैं कि मेरी क्या क्रिएटिविटी है, मेरे को क्या क्रिएटिव करना है, ऐसी चीजों तक पहुंच जाते हैं। तो यहां तक आती है। तो 4 लेवल, फिजियोलॉजिकल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, किसने दी थी? अब्राहम मास्लो, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैनेजमेंट थिंकर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कौन सी थिंकर ने ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट दिया था? तो इसमें आंसर रहेगा आपका मैक्स वेबर। किस क्या रहेगा? मैक्स वेबर। वेबर प्रपोज ब्यूरोक्रेसी एज स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। ब्यूरोक्रेसी के बारे में वेबर ने क्या बोला कि वो एक स्ट्रक्चर्ड है और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है। स्ट्रक्चर्ड है और एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है। Next question is which tool is used to visual representation of a project timeline and task। मतलब कि कौन सा टूल होता है जो विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है? किस चीज की विजुअलाइजेशन? प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और टास्क। देखिए स्वोट एनालिसिस, गैंट चार्ट, फ्लो चार्ट, बैलेंस स्कोर कार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट विजुअली मैप आउट प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड डिपेंडेंसीज। मतलब वो क्या करता है? मैप बना के देता है हमें कि प्रोजेक्ट के क्या क्या शेड्यूल्स है और किस किस चीज के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है या उनके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट, क्या क्या काम डिपेंडेंट रहेगा। तो इस चीज को मैप फॉर्म में वो प्रोवाइड करता है। कौन सा? गैंट चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? स्पैन होता है एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंट्रोल, कितना एरिया कंट्रोल करना है। तो ये इसमें ऑप्शंस हैं, देखिए लेवल इन द हायरार्की, नंबर ऑफ द सबऑर्डिनेट मैनेजर सुपरवाइज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी। देखिए स्पैन से रिलेटेड एक ही वर्ड हमें दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कि हम देख रहे हैं कि मैनेजर का स्पैन कितना है, कि कितने सबऑर्डिनेट के ऊपर उसको सुपरवाइज करना है। तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अ मैनेजर सुपरवाइज, द स्पैन ऑफ कंट्रोल डिफाइंस हाउ मेनी एम्प्लॉय रिपोर्ट टू ए सिंगल मैनेजर। मतलब कि उसके अंडर कितने काम कर रहे हैं वो कौन बताता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल। द हाथरॉन स्टडीज आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच कंसेप्ट। हाथरॉन स्टडीज जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, कंटिजेंसी थ्योरी, सिस्टम थ्योरी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन रिलेशन approach, human relations approach. This study highlighted the importance of employee morale, social factors in productivity। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के साथ है इसका हाथरॉन स्टडीज इंक्लूडेड है। और इन स्टडीज के अंदर क्या हाईलाइट किया गया था? इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय मोराल, की जो एम्प्लॉयज की मोराल कैसी है, सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, सोसाइटी के फैक्टर्स होते हैं, वो कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। हाथरॉन स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन क्या है एचआरएम का? तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मार्केटिंग, प्रमोशन, फाइनेंशियल एनालिसिस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए लास्ट के 3 ऑप्शन हमें पता चल रहे हैं एचआरएम से रिलेटेड ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूट करना, किसी एम्प्लॉय को लेके आना, या सिलेक्शन उसमें से छांटना, ठीक है। एचआरएम फोकसेस ऑन एक्वायरिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग टैलेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्वायर करना, डेवलप करना, उसको रिटेन करके रखना, ये एचआरएम का काम है टैलेंट को, ठीक है। Next question is which theory emphasize the importance of matching individual need to job rewards? Which theory emphasizes the importance of matching individual needs to job reward? job की reward को किसी इंडिविजुअल की नीड के साथ मैच करना, वो कौन सी थ्योरी है? गोल सेटिंग थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, नीड थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की जो बंदा है, एम्प्लॉय है, वो अपने काम करने के बदले क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सजेस्ट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड व्हेन दे बिलीव देयर एफर्ट विल लीड टू देयर डिजायर्ड रिवॉर्ड। जिसको जो रिवॉर्ड चाहिए, अगर वैसे ही रिवॉर्ड मिलने वाले हैं तो वो अपनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी को शो करने की कोशिश करता है। तो यहां रहेगा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज जॉब इनरिचमेंट एम्स टू डू। जॉब इनरिचमेंट की जाती है वो क्या एम होता है? इंक्रीज पे एंड बेनिफिट, एड वैरायटी एंड चैलेंज टू टास्क, रिड्यूस वर्किंग आवर्स, इंप्रूव फिजिकल वर्क स्पेस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एड वैरायटी एंड चैलेंज टू टास्क। मतलब कि जो जॉब इनरिचमेंट है वो वैरायटी ऑफ टास्क दे देती है, मतलब कि जॉब को इनरिचमेंट कर दे रही है, जॉब प्रोफाइल को इनरिच कर रही है, बढ़ा रही है, तो वैरायटी ऑफ टास्क देती है। चैलेंज टू टास्क मतलब चैलेंजिंग टास्क भी मिलते हैं, तो ये जॉब इनरिचमेंट होती है। जॉब इनरिचमेंट इनहेंस रोल्स बाय गिविंग एम्प्लॉय मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। Next question is the process of training employees to perform different tasks is known as। कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो प्रोसेस क्या होता है? क्रॉस ट्रेनिंग, बेंचमार्किंग, वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन, डाउन साइजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग में क्या होता है? एक एम्प्लॉय है उसको अलग अलग तरीके के काम सिखाए जाते हैं कि बंदा कहीं भी सेट हो सके। तो क्रॉस ट्रेनिंग हेल्प एम्प्लॉय डेवलप स्किल बियॉन्ड देयर स्पेसिफिक रोल्स, उनके रोल्स के बाहर के भी काम उसको सिखाए जाते हैं क्रॉस ट्रेनिंग के अंदर। What does a 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम इन्वॉल्व्स? 360 डिग्री का मीनिंग है कि चारों तरफ से, हर तरफ से। तो 360 डिग्री में अंदर क्या इंक्लूड होगा? फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल, सेम लेवल का इधर है, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, नहीं। फीडबैक फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर, फीडबैक ओनली फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट, फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स ओनली। देखिए ओनली ओनली वाले तो मैं बता चुका हूँ, कट कर दो। तो ऑप्शन नंबर ए होता है कि एक सेम लेवल तक फिक्स कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि फीडबैक फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, पीयर्स, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर। पीयर्स मतलब साथ वाले, सबऑर्डिनेट मतलब नीचे वाले, और सुपीरियर मतलब ऊपर वाले। हर तरीके के बंदे से हमें फीडबैक मिल रहा है तो उसको 360 डिग्री फीडबैक कहेंगे। द टर्म ग्रीवियंस इन एचआरएम रेफर्स टू। एचआरएम के अंदर ग्रीवियंस नाम है जो, वो क्या होता है? ग्रीवियंस होता है डिससेटिस्फेक्शन होना, शिकायत होना किसी चीज की। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अ कंप्लेंट और डिससेटिस्फेक्शन बाय एम्प्लॉय। मतलब कि जो एम्प्लॉय है कंप्लेंट करता है उसको कहते हैं ग्रीवियंस, और ग्रीवियंस को सुलझाना ग्रीवियंस रिड्रेसल। ठीक है, तो ग्रीवियंस मैकेनिज्म हेल्प एड्रेस एंड रिजॉल्व एम्प्लॉय कंप्लेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एचआरएम स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन अलाइनिंग एम्प्लॉयज गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि एम्प्लॉय के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करना एचआरएम की कौन सी स्ट्रेटेजी है? तो इसमें रहेगा एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक एचआरएम, रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन। तो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड देखिए, रिटेंशन और रिक्रूटमेंट तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, स्ट्रेटेजिक एचआरएम। स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसके गोल और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव वो साथ साथ में काम करें। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक एचआरएम इंटीग्रेट एचआर प्रैक्टिस विद द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट गवर्न्स मिनिमम वेज इन इंडिया। मिनिमम वेज के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। दिस लॉ एंश्योर्स मिनिमम वेजेस स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन फॉर वर्कर। मतलब कि एक मिनिमम सैलरी स्केल पे स्केल फिक्स कर दिया जाता है कि इस लेवल के एम्प्लॉय को इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। What is the primary objective of performance appraisal? परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिसाइड बोनस ओनली है तो काट कर दो। इवेल्युएट एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, हाँ जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल तो पर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, उसको इम्प्रूव करना ही परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हेल्प असेस इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग ट्रेडिंग नीड्स, प्रमोट डेवलपमेंट। ठीक है, विच इज ए की कंपोनेंट ऑफ एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग का की कंपोनेंट क्या है? मतलब मेन कंपोनेंट क्या है? इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एचआर में नहीं आता है। फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ये हो सकता है। फोकस सोलली और रिक्रूटमेंट, सोलली मतलब ओनली आ गया, कट कर दो इसको। कंडक्टिंग फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंस और एचआर अलग अलग चीज है, तो ऑप्शन नंबर बी बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एचआर प्लानिंग एंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट नंबर ऑफ पीपल विद द राइट स्किल। एचआर प्लानिंग क्या इंश्योर करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बंदों की लिमिट अच्छी होनी चाहिए, मतलब जितने नंबर के बंदे चाहिए उतने बंदे हो, और उनके पास उतनी वो स्किल्स भी हो जैसे स्किल्स वाले बंदे हमें चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ह्यूमन कैपिटल, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ह्यूमन कैपिटल को डिस्क्राइब कर रहा है? तो फिजिकल एसेट्स, द स्किल नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, फाइनेंशियल रिसोर्स, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए फिजिकल, फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर तो एचआर से ही अलग है, ह्यूमन से अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि एम्प्लॉय की स्किल्स, एम्प्लॉय की नॉलेज, एम्प्लॉयज की एबिलिटीज को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। Human capital refers to the collective capabilities of the workforce that add value to an organization. Next question, what is the main focus of contingency theory of management? Contingency theory क्या मतलब main focus क्या रखती है? One size fit all approach, adapting management style to specific situation, emphasizing rigid structure, promoting individual leadership। तो कंटिजेंसी क्या होती है? किसी काम के बदले कुछ मतलब कि काम का क्या असर पड़ता है, किसी एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, कंटिजेंसी उस टाइप में वर्ड हो जाता है। तो कंटिजेंसी थ्योरी क्या होगी? अडेप्टिंग मैनेजमेंट स्टाइल फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन, ऑप्शन नंबर बी। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट देयर इज नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज, इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट। मतलब कोई भी एक सिंपल तरीका नहीं है मैनेज करने का, जैसी सिचुएशन होती है उस तरीके से हमें मैनेज करना आना चाहिए, इसको कहते हैं कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। द हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइजीन फैक्टर? हाइजीन फैक्टर, हर्जबर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी थी उसके अंदर दो फैक्टर थे, हाइजीन एंड मोटिवेशन। तो इनमें से हाइजीन फैक्टर कौन सा है? तो रिकॉग्निशन, सैलरी, अचीवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। तो मोटिवेशन इनमें से ना देखो, एक तो है इसमें से हाइजीन फैक्टर, बाकी तीन किस में जाएंगे? मोटिवेशन में जाएंगे। तो देखिए इनमें से अलग कौन सा दिख रहा है? सैलरी। सैलरी से क्या होता है? हाइजीन बनती है। हाइजीन मतलब कि अगर सैलरी अच्छी है तो मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, सैलरी मेरी डाउन लगती है, मेरे को पेस, मेरा जो सैलरी है मेरे हिसाब से मेरे को कम लगेगी, तो मैं उतने ही कम इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता हूँ या उतने ही कम मन से मैं काम करता हूँ, तो उसको कहते हैं हाइजीन फैक्टर। बाकी क्या है? रिकॉग्निशन, अचीवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। अगर मेरी रिकॉग्निशन, मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, अचीवमेंट मिल रही है, मेरे को कुछ अचीव कर रहा हूँ मैं, पर्सनल ग्रोथ हो रही है, मैं कुछ सीख रहा हूँ या मेरे को पर्सनली ग्रोथ मिल फील हो रहा है, तो वो क्या होते हैं? मेरे को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सैलरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सक्सेशन प्लानिंग एम्स टू एड्रेस इन एचआरएम? सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है? सक्सेसर क्या होता है? मेरी जो जायदाद है, मेरे आने वाले, मेरे जाने के बाद किसको मिलेगी? सक्सेसर। ठीक है, पूछते हैं मतलब कि बढ़िया। तो वैसे सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है? एम्प्लॉय ग्रीवियंस, लीडरशिप कंटिन्यूटी, इमीडिएट रिक्रूटमेंट नीड्स, डे टू डे शेड्यूलिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि मेरी जो लीडरशिप है मेरे बाद किसको मिलनी है, लीडरशिप कंटिन्यूटी कितने चलनी चाहिए। तो लीडरशिप कंटिन्यूटी, सक्सेशन प्लानिंग एंश्योर्स ए पाइपलाइन ऑफ लीडर्स फॉर की रोल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक मैनेजर है, मैनेजर अगर चला जाता है तो मैनेजर के जाने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें कई दिनों तक मैनेजर नहीं मिल रहा, हमें क्या है, एक पाइपलाइन में होना चाहिए। जैसे ही पहला मैनेजर गया तो दूसरा मैनेजर हमारे लिए तैयार है, हमारी कंपनी की नीड्स के अकॉर्डिंग पाइपलाइन में होना चाहिए, सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैनेजमेंट अप्रोच एम्फसाइजेस व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट? इसने बोला कि मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट देखना चाहिए। वो कौन सी अप्रोच बोलती है? क्लासिकल मैनेजमेंट, कंटिजेंसी अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच मैनेजमेंट। तो देखो सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट, सिस्टम अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी। The system approach looks at the organization holistically, emphasizing interconnectedness। मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग जो होते हैं, वो सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, तब जाकर के हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ये हमारी जो सिस्टम अप्रोच है ये बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द जॉब एनालिसिस प्रोसेस? जॉब एनालिसिस का कौन सा पार्ट नहीं है? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इवेल्युएशन। तो इनरिचमेंट जो होगा वो एनालिसिस का पार्ट नहीं है कि मेरे को जॉब ज्वाइन करनी है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन देखूंगा कि जॉब में करना क्या क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या क्या चाहिएगी, इवेल्युएशन भी हो जाती है, इनरिचमेंट तो बाद का प्रोसेस हो जाता है, तो जॉब एनालिसिस में नहीं आएगा। ठीक है। जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व डिफाइनिंग रोल्स जैसे कि डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन एंड इवेल्युएटिंग देम बट नॉट ऑल्टरिंग देम। ऑल्टर कर देते हैं, इनरिचमेंट में ऑल्टर करते हैं हम, नई चीजों
नहीं उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह दे रहे हैं, तो इनरिच कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेबर यूनियन? लेबर यूनियन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो इंक्रीज मैनेजमेंट सैलरीज, रिजोल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। हाँ जी, यही होता है कि अगर एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो वहां लेबर यूनियन होती है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर होने चाहिए, ठीक है। टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, एक्सप्लेनेशन, लेबर यूनियन एम्स टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज राइट, मीडिएट डिस्प्यूट्स, ठीक है। व्हाट डज टीक्यूएम स्टैंड फॉर इन मैनेजमेंट? टीक्यूएम क्या होती है? टीक्यूएम की फुल फॉर्म होती है टोटल क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टीक्यूएम फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। टीक्यूएम क्या कहते हैं कि हमें कंटिन्यूअली अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, ताकि हमारे जो कस्टमर है सेटिस्फाइड फील करता रहे। Which type of training is provided to employee to enhance their performance at the current job? जॉब पर होते हुए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, तो वो कौन सी ट्रेनिंग होती है? तो वो होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग। जॉब पर है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज इमीडिएट स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड इन एचआर प्लानिंग? एचआर प्लानिंग में फ्यूचर की नीड को पता करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? स्वॉट, वर्कफोर्स फोरकास्टिंग, बेंचमार्किंग, जॉब शेडोइंग। तो साफ ही पता चल रहा है नीड फ्यूचर के साथ फोरकास्टिंग जुड़ता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। वर्कफोर्स फोरकास्टिंग इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर टू प्रिपेयर द फ्यूचर नीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ आउटसोर्सिंग एचआर फंक्शन टू द थर्ड पार्टी वेंडर? एचआर के कुछ कामों को थर्ड पार्टी को देते हैं ना, वो कौन सी टर्म होती है? को-सोर्सिंग, एचआर आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग, शेयर्ड सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सारे नाम ही सेम है, बट इसमें हमें याद रखना पड़ेगा एचआर आउटसोर्सिंग होती है वो। एचआर आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सटर्नल वेंडर्स फॉर एचआर सर्विसेज सच एज पेरोल एंड रिक्रूटमेंट। हम रिक्रूटमेंट का काम किसी और को दे देते हैं, तो वो एचआर आउटसोर्सिंग हो गया हमारा, ठीक है। Which process involves comparing organization practice to industry best practices? कि इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस को उस इंडस्ट्री की प्रैक्टिस से मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है बेंचमार्किंग, जॉब इवैल्यूएशन, वर्कफोर्स अलाइनमेंट, सक्सेशन प्लानिंग। देखिए सक्सेशन प्लानिंग हम पढ़ चुके, वर्कफोर्स अलाइनमेंट पढ़ चुके, जॉब इवैल्यूएशन पढ़ चुके, ये सारी चीजें इस चीज से अलग थी। तो ऑप्शन नंबर ए बचा बेंचमार्किंग। जो इंडस्ट्री के अंदर बेंचमार्क फिक्स किए गए हैं, हमारी कंपनी उन बेंचमार्क से आगे है पीछे है, वो चीज कंपेयर करना इसने पूछा है, तो बेंच मार्किंग होगा। बेंचमार्किंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट बाय कंपेयरिंग विद इंडस्ट्री लीडर्स। हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो लीडर्स है, लीड कर रही है कंपनी, उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं और हम पता लगाते हैं कि कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है। The term Kaizen is closely related to which concept of management? Kaizen एक जापानीज वर्ड है, वो किस चीज से रिलेटेड है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। तो काइजन का मीनिंग होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। काइजन क्या कहते हैं? हमें अपने अंदर कमियां देख देख के बार बार में इम्प्रूव करते जाना चाहिए, कंटिन्यूस इम्प्रूव करना है हमें। काइजन इज अ जापानीज फिलोसफी फोकस्ड ऑन मेकिंग इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स रेगुलरली। हमें रोज अपने आप के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है, उसको कहते हैं काइजन, ठीक है। कंपनीज फॉलो करती है, जो थोड़ी सी अच्छी कंपनीज होती है इस चीज को। विच एचआर मैट्रिक मेजर्स दैट द रेट एट विच एम्प्लॉयज लीव एन ऑर्गेनाइजेशन? कि इनमें से कौन सी मैट्रिक है जो ये बताती है कि कंपनी में एम्प्लॉयज जो है कब छोड़ करके जाएंगे, कितने एम्प्लॉयज छोड़ करके जाते हैं? तो यहाँ पे रहेगा एब्सेंटिज्म, रिटेंशन, एट्रिशन एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। तो साफ ही पता चल रहा है नाम से, देखो एब्सेंटिज्म हो नहीं सकती, कट। रिटेंशन उसका अपोजिट वर्ड हो गया कट, प्रोडक्टिविटी कट, तो एट्रिशन बच गया ऑप्शन नंबर सी। एलिमिनेशन मेथड लगा के हम कर सकते थे यहाँ पे। द एट्रिशन रेट ट्रैक्स एम्प्लॉय टर्नओवर हेल्पिंग एक्सेस वर्कफोर्स स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the main focus of the balanced scorecard?
बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है उसका मेन फोकस क्या है? कॉस्ट रिडक्शन, अलाइनिंग बिजनेस एक्टिविटी टू द विजन एंड स्ट्रेटजीज, एम्प्लॉय ग्रीवियंस हैंडलिंग, मार्केट एक्सपेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अलाइनिंग बिजनेस एक्टिविटी टू द विजन एंड स्ट्रेटजी। कि हम हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटी है, हमारे कंपनी के जो विजन है, हमारे जो कंपनी की जो स्ट्रेटजी है उसके साथ उन एक्टिविटी को अलाइन करना, बैलेंस करके चलना, बैलेंस स्कोर कार्ड होगा। तो the balance scorecard is a strategic tool linking goals to performance metric। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोटिवेशनल थ्योरी इज बेस्ड ऑन अचीविंग फेयरनेस इन द वर्क प्लेस। कौन सी थ्योरी है जो वर्क प्लेस में फेयरनेस की बात करती है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, री इन्फोर्समेंट थ्योरी। देखिए फेयरनेस से रिलेटेड कौन सा वर्ड दिख रहा है? इक्विटी दिख रहा है। सबको इक्वल लेके चलना है, हमें फेयर तरीके से चलना है। तो ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी थ्योरी पोजिस्ट दैट एम्प्लॉय कंपेयर इनपुट आउटपुट रेशियो टू एंश्योर फेयरनेस। ठीक है। What is the purpose of HR Human Resource Information System? HRIS full form है Human Resource Information System। To automate HR function, measure financial performance कट कर दो, manage supply chain logistics, supply chain को कट कर दीजिए, standardize marketing को कट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए will be the right answer, automate HR functions। HRIS helps streamline process like payroll, recruitment and employee data management। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडरशिप स्टाइल एम्फेसाइज शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। शेयर्ड तरीके से डिसीजन लेना वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल होती है? तो वो होती है हमारी डेमोक्रेटिक। क्या होती है? और डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू इनहेंस कोलैबोरेशन। मतलब कि हम सबको मिला करके डिसीजन लेते हैं, ये नहीं कि हायर अथॉरिटी ने को डिसीजन लिया और थोप दिया। नहीं, हम जिसने उस डिसीजन के ऊपर काम करना है उससे भी डिस्कशन करते हैं, उससे मिलकर के डिसीजन को लिया जाता है। तो ये होती है हमारी डेमोक्रेटिक। What is the primary objective of organizational development? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रेड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं, इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड अडेप्टेबिलिटी। हाँ जी, यही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना और ऑर्गेनाइजेशन की अडेप्टेबिलिटी को, मतलब अडेप्टेबिलिटी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, उस चीज पावर को बढ़ाना ही ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होगा। तो OD focuses on plan change to improve an organization's overall health and effectiveness। Which law governs equal pay for equal work in India? इक्वल पे और फॉर इक्वल वर्क इन इंडिया के लिए कौन सा लॉ है इसमें से? तो यहाँ ऑप्शन नंबर रहेगा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट इन 1976 में आया था, 1976 में आया था इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इसने क्या बोला? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन इंडिया। दिस एक्ट एंश्योर्स जेंडर पे पेरिटी फॉर सिमिलर वर्क इन इंडिया। ठीक है, जेंडर के हिसाब से भी हमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमें। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? अब ये देखिए ईयर्स आ रहे हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का ऑब्जेक्टिव क्या था? डिस्प्यूट को सोल्व करना। तो यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट एंड रिजोल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो इंडस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट आ जाते हैं उनको प्रिवेंट, उनको होने से रोकना, या फिर हो जाए तो उनको रिजोल्व करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। द एक्ट इज एम्ड एट मेंटेनिंग हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। ठीक है। Which leadership theory focuses on leaders adapting their style based on the maturity of the followers? कि फॉलोवर्स जो है, लीडर के जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी क्या लेवल की मैच्योरिटी, उसके हिसाब से ही मेरा स्टाइल होना चाहिए। तो वो कौन सी थ्योरी है? तो यहाँ पे है ट्रेट थ्योरी, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, पाथवेल थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी जो थ्योरी है उसको अडेप्ट करना चाहिए, स्टाइल को अडेप्ट करना चाहिए। दिस थ्योरी suggest that successful leader adapt their leadership style to the competence of commitment level of the follower। फॉलोवर्स का कमिटमेंट लेवल कितना है, कंपेटेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्टाइल चेंज होता है। तो होती है हमारे पास सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस? स्टाफिंग के अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस नहीं होता? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, कंपनसेशन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, कंपनसेशन।
रिक्रूटमेंट करना, उनमें से सिलेक्ट करना, ओरिएंटेशन उसको जान पहचान करवाना, ओरिएंट करना उसके वर्क प्लेस के। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। स्टाफिंग फोकसेस ऑन हायरिंग इंटीग्रेटिंग एम्प्लॉयज, कंपनसेशन इज अ पार्ट ऑफ एचआर ऑपरेशंस। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय ऑन बोर्डिंग इन एचआर? ऑन बोर्डिंग भी करना किसी को मतलब कि आसपास के डिपार्टमेंट से, आसपास के लोगों से संबंध में बिठवाना होता है। हम कुछ दिन देते हैं कि आप मेल जोल बढ़ाइए। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन एंड इंटीग्रेशन, आउटसोर्सिंग, एचआर एक्टिविटी, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि और एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन दी जाती है, इंटीग्रेट किया जाता है हमारी कंपनी के साथ। तो ऑन बोर्डिंग इन्वॉल्व्स फैमिलियराइजिंग न्यू एम्प्लॉयज विद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड कल्चर, मतलब कि कंपनी के बारे में जानकारी दी जाती है ऑन बोर्डिंग के अंदर। In which theory is the leader's effectiveness linked to their ability to adjust to situational factor? कौन सी थ्योरी है जिसमें लीडर की इफेक्टिवनेस को लिंक किया गया है उसकी एबिलिटी को, कौन सी एबिलिटी को? एडजस्ट टू सिचुएशनल फैक्टर। तो यहाँ पे आएगा पाथ गोल थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, फिटलर्स कंटिजेंसी थ्योरी, ट्रांसैक्शनल थ्योरी। तो मैंने पहले भी बताया था कि कंटिजेंसी क्या होते हैं, किसी काम का असर होना, मतलब रिजल्ट निकलना, तो उसको फिडलर्स की कंटिजेंसी थ्योरी है, वही ये काम देखती है। Fiedler's model states that leadership effectiveness depend on both the leadership style and situational control। उस सिचुएशन पे कंट्रोल कितना पा सकता है और उसका स्टाइल कैसा है, उसके ऊपर उनकी इफेक्टिवनेस होती है। Which HR function involves preparing employees for future roles? कौन सी एचआर फंक्शन है जो फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है बंदों को? परफॉर्मेंस अप्रेजल, सक्सेशन प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट एंड वर्कफोर्स अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। करियर डेवलपमेंट की आगे जाके के तेरे को प्रमोट होना है तो ये चीजें तेरे को सीखनी चाहिए। तो क्या होती है? एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर रिसोर्स रोल्स। ठीक है। करियर डेवलपमेंट फोकस ऑन हेल्पिंग एम्प्लॉयज ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर एडवांस रोल, मतलब कि हायर अथॉरिटी वाले रोल को मिलेगा तो उसके हिसाब से तैयार कीजिए। विच कंसेप्ट एम्पेसाइज जॉब सिक्योरिटी, फेयर पे, हेल्दी वर्किंग कंडीशन? कौन सा कंसेप्ट है जो इन चीजों से रिलेटेड है? एम्प्लॉय रिटेंशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, वर्कफोर्स प्लानिंग। देखकर ही पता चलता है लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर एम्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज वेलबिंग, एम्प्लॉय की वेलबिंग को ध्यान दिया जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस का भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की assumption ऑफ मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स? थ्योरी एक्स का जो की पॉइंट क्या है, की assumption क्या है, वो पूछा है थ्योरी एक्स का। एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड बाय ऑटोनॉमी, employees are naturally lazy and require control, employees desire meaningful work, employees are inherently creative। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। थ्योरी एक्स कहती है कि जो एम्प्लॉइज है वो लेजी होते हैं, उनको कंट्रोल स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी काम करवाना है तो। ठीक है। थ्योरी एक्स एज्यूम्स एम्प्लॉइज लैक मोटिवेशन, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती है। नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन, उनका सुपरवाइजर होना चाहिए और स्ट्रिक्ट सुपरविजन होना चाहिए तभी वो काम करते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग विद थ्योरी वाई, और ऑपोजिट किसकी है ये थ्योरी? थ्योरी वाई की। व्हाट डज द टर्म ग्लास सीलिंग रेफर्स टू इन एचआरएम? देखिए ग्लास सीलिंग क्या है? सीलिंग है छत, ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट चीज होती है, ग्लास हमें दिखता नहीं है ना, ग्लास शीशा जो होता है, कांच। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब इसका मीनिंग कैसे निकलेगा। लीडरशिप स्टाइल, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, इनविजिबल बैरियर, लिमिटेड कैरियर एडवांसमेंट स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज एंड वुमेन। ये क्या होते हैं? इनविजिबल बैरियर होते हैं, मतलब हमारे सिर के ऊपर ऐसी छत लग गई जो इनविजिबल है, कांच की है, ग्लास की है, मगर हम ऊपर जाना चाहे तो ऊपर जा नहीं सकेंगे, मगर वो हमें छत दिख भी नहीं रही, ऐसा बैरियर है वो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एंड इनविजिबल बैरियर लिमिटिंग करियर एडवांसमेंट स्पेशली इन माइनॉरिटीज एंड वुमेन। ठीक है। The glass ceiling metaphor highlights challenge in achieving senior level roles। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, विच एचआर कंसेप्ट डील्स विद द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज? एम्प्लॉयज के साथ एथिकल ट्रीटमेंट हो वो कौन सा कंसेप्ट होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, रिलेशंस, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एम्प्लॉय राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता ही चल रहा है नाम से ही कि हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एम्प्लॉय राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एम्प्लॉय की जो भी राइट्स है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सबका अच्छे से क्रियान्वयन हो,
मतलब कि अच्छे से यूज किया जाए, राइट्स का भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी। This ensures ethical treatment of employees, focusing on fairness and respect। ठीक है, तो यहाँ होते हैं हमारे 1 to 50 क्वेश्चंस पूरे यूनिट नंबर 6 के। कल की वीडियो में हम देखेंगे 51 to 100 क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि सभी वीडियो के लिंक आपको वहां मिल सकें। और वहां पे जो क्विजेज भी आते हैं, क्विजेज को भी आप अटेम्प्ट करके अपने क्वेश्चन, अपने मतलब की नॉलेज को चेक कर सकते हैं। और उसके अंदर कुछ स्टडी मटेरियल भी शेयर किया जाएगा, तो उससे वो लेने के लिए भी आपको ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।